अंबेडकर नगर पोएट्री साहित्यिक मंच पर आप सभी दर्शकों एवं श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। इस मंच के जरिए देश के तमाम साहित्यकारों, कवियों एवं कवित्रियों का साक्षात्कार के माध्यम से उनकी कविताओं, उनके विधाओं को हम जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं और दर्शक तमाम साहित्यकारों को सुनकर, उनके कविताओं, उनके रचनाओं को सुनकर साहित्य को एक अलग स्थान अपने दिल में, अपने समाज में देते हैं। आज हमारे बीच लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश से एक ऐसे साहित्यकार प्रस्तुत हैं, उपस्थित हैं और अपनी प्रस्तुति हम लोगों के बीच आज रखेंगे। आज हम सभी उनके बारे में जानेंगे और साहित्य में कविता या एक व्यक्ति का कवि के रूप में आना किस प्रकार महत्वपूर्ण होता है, आज हम ये चीज आप आदरणीय डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी से जान पाएंगे, जो कि हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है सर। हमारे बीच आप आए, हमको बड़ी खुशी है और आज आपकी कविता इस मंच के माध्यम से लोगों तक पहुंचेगी, साहित्य को एक अलग स्थान मिलेगा, तो आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं दर्शकों को आपका परिचय बताना चाहूंगा। आपसे ही जानना चाहूंगा कि आप मेरे दर्शकों को अपना परिचय बताएं। जी रामवृक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत नमस्कार हमारा, और मंच से जुड़े हुए सभी श्रोताओं और दर्शकों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल और तहे दिल से आदाब। मेरा जन्म लखीमपुर जनपद के एक छोटे से गांव, जो कि गोला गोकर्णनाथ के निकट अहमद नगर के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे जन्म हुआ। उसके बाद हमारी जो है प्रारंभिक शिक्षा वहाँ के सरकारी विद्यालयों में हुई, कक्षा 8 तक, और उसके बाद कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई हमारी गोला गोकर्णनाथ के पब्लिक इंटर कॉलेज में हुई। उसके बाद बीएससी जो है CSJM यूनिवर्सिटी कानपुर, MSc कानपुर यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद PhD के लिए मैं IIT गुवाहाटी गया और PhD हमारी 2015 में कंप्लीट हुई। उसके बाद जापान में भी विजिट किया, फिर IIT गांधीनगर में नेशनल पोस्ट डॉक्टरल फेलो रहा, और उसके बाद 2018 जुलाई में IIIT ऊना में जो है फिजिक्स की फैकल्टी के तौर पे ज्वाइन किया और तब से यहाँ पे सेवाएं दे रहा हूँ। बहुत ही और अच्छा लगा। अपने परिचय में जो है एक मेरी कविता है कि सीख रहा हूँ दैनिक अभिनय, शून्य सरीखा मेरा परिचय। तो मेरा परिचय बस इतना ही है कि सीख रहा हूँ दैनिक अभिनय, शून्य सरीखा मेरा परिचय। बहुत सुंदर सर। आप दो पंक्तियों के माध्यम से संपूर्ण परिचय आपने रखा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया। किंतु सत्य तो ये है कि योग्यताएं कभी परिचय की मोहताज नहीं होती है। योग्यताएं अपना परिचय स्वयं बताती हैं और आपके अंदर साहित्य के क्षेत्र में योग्यता की कमी नहीं है। मैंने आपको पढ़ा है, आपकी कविताएं शब्दों की माला है, जिसमें शब्दों की जो वास्तव में शब्द शक्तियां होती हैं, वो सारे शक्तियां आपकी कविताओं में, आपके शब्दों में, आपके भावों में पाए जाते हैं। बहुत ही मार्मिक वेदना और खासकर समाज के उन तत्वों से जुड़ी आपकी कविताएं होती हैं जो समाज को एक नई दिशा और दशा देने में समर्थ होती है। तो मैं आपका एक छोटी सी कोई रचना जरूर सुनना चाहूंगा और दर्शकों को सुनाना चाहूंगा, तो कृपया आप कोई एक छोटी सी अच्छी रचना प्रस्तुत करें। तो सबसे पहले मैं 4 पंक्तियों से शुरुआत करूंगा, जो कि अभी अभी लिखा है मैंने करीब आधा घंटे पहले, कि मैं क्या लिखता हूँ। कि
छल कपट दंभ धोखा घृणा और दमन, छल कपट दंभ धोखा घृणा और दमन, त्याग तप सर्म श्रम प्रेम सेवा सघन, जैसा दिखता रहा वैसा लिखता रहा, एक नदी सा शुरू से मैं बहता रहा। तो इस तरीके से समाज में मुझे ऐसा दिखता रहा जो कबीर की परिपाटी है। कबीर से मैं काफ़ी जो है बहुत कुछ उनके दोहों से सीखा और उनकी परिपाटी को, जैसा कि वो कहते थे कि जैसा मुझे दिख रहा है वैसा ही मैं लिख रहा हूँ, मैं कुछ सोच नहीं रहा हूँ। तो उसी तरीके से चूँकि मेरा जो व्यावसायिक विषय है वो विज्ञान है और हिंदी से मेरी जो है शुरुआत से ही एक लगाव रहा। जब रामधारी सिंह दिनकर जी की कविताएँ पढ़ता था या फिर जयशंकर प्रसाद जी की कोई कहानी पढ़ता था या फिर मैं मुंशी प्रेमचंद जी की कोई कथा या कहानी पढ़ता था, तो ऐसा मुझे लगता था कि मैं किसी सिनेमा हॉल में बैठा हूँ और वो सचित्र देख पा रहा हूँ। तो वहीं से ये धीरे-धीरे जो लगन ये बढ़ती रही। पहले तुकबंदी किया करता था, मुझे याद है गाँव में जो है मक्के की खेती होती थी, तो बरसात के समय में जो है तोते भगाने का काम हमें दिया जाता था। एक पीपा ले जाते थे, उसे छड़ी से पीटते थे। साथ में अपनी पुस्तकें भी ले जाया करता था हिंदी की, तो उसमें दोहे पढ़ता था। वहाँ से एक लगन हुई कि क्या हम भी कुछ ऐसा लिख सकते हैं। तो पहली कविता मुझे याद है कि मूक हिमालय आज भी सबसे कुछ ना कुछ तो कहता है। तो वो कविता हमारी जब जैसे कॉलेज में था मैं इंटर कॉलेज में, वहाँ एक पुस्तिका छपती थी, वार्षिक पुस्तिका, अभियान के नाम से, तो उसमें पहली कविता छपी। तो उससे मुझे काफ़ी प्रेरणा और ऊर्जा मिली कि हाँ, कुछ छपने लायक हम लिख सकते हैं और धीरे-धीरे ये क्रम चलता रहा। बहुत बहुत सुंदर सर आपका जो प्रयास रहा है, शुरुआती प्रयास वास्तव में बहुत ही ये समझिए कि लगन से आपने साहित्य में प्रवेश किया। मैं सर मैंने पढ़ा है अंतर्राष्ट्रीय लेखक शिव खेरा जी को, उन्होंने कहा है कि कोई चीज वैसा नहीं दिखती जैसा कि वो है, वास्तव में वो वैसा दिखती है जैसा कि हम हैं। तो हम वास्तव में देख आपकी नजरिया हिंदी साहित्य के प्रति जो रही है, आपको योग्यता के साथ यहाँ तक ले आई है और आपने वास्तव में साहित्य में एक विशेष स्थान बनाया है। आपकी रचनाएं आज गूगल पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया पर भी पढ़ी जा रही है, सुनी जा रही है और ढेर सारे कमेंट और शेयर किए जा रहे हैं। तो आपके कविताओं का स्थान विशेष रहा है साहित्य में और आज के साहित्य गगन में चमकते हुए किसी सितारे से आप कम नहीं हैं। तो बहुत ही अच्छी पंक्तियों से आपने अपना परिचय और जो पंक्तियां आपने दिया बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा रहा। और मैं आपकी कोई एक और छोटी सी रचना दर्शकों हाँ, के मैं बीच एक रखना चाहूंगा। अपनी एक कविता का बंद सुनाऊँगा। जैसा कि मैं जब भी मैं यात्रा करता हूँ, मुझे देखने को मिलता है कि लोग एक-दूसरे से बात नहीं करते हैं, अपने आप में ही व्यस्त हैं। कोई ईयरफ़ोन लगाए है, कोई म्यूज़िक सुन रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जी, तो लिखा कि व्यस्त बहुत हैं लोग स्वयं में और दिखावापन इतना, जन समूह में भी लगता है जी, आज अकेलापन कितना, देख के दुनिया की भौतिकता होता है मुझको विस्मय, सीख रहा हूँ दैनिक अभिनय, शून्य सरीखा मेरा परिचय। और व्याकुलता बहुत की पीड़ा बहुत असहज, व्याकुलता की पीड़ा असहज जब तन मन छू जाती है, जब गुल की रंगत खुद से ही गुलशन में शर्माती है, तब व्यथित हृदय में कंपित हो, तब व्यथा हृदय में कंपित हो, कविता का करती अमर उदय, सीख रहा हूँ दैनिक अभिनय, शून्य सरीखा मेरा परिचय। बहुत जी, बहुत सुंदर, एक बहुत सुंदर शब्दों में आपने वास्तव में किसी घटना को देखकर लिखना बहुत कठिन कार्य होता है और क्योंकि अपने भाव, अपने शब्द, अपने विचार रखने होते हैं और आपने जिस तरीके से एक सामने देखी हुई घटना को कविता में उतारा, वास्तव में बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा रहा सर।
बहुत ही अच्छा रहा। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने साहित्य में, जबकि आप विज्ञान के छात्र रहे हैं, फिर भी साहित्य में इतने क्लिष्ट, सुंदर, मार्मिक, वेदनात्मक और ओजपूर्ण शब्दों का चयन करके आप जो कविता में ढालते हैं, भाव को ढाल देते हैं, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और साहित्य में सर्वप्रथम आपने प्रवेश किस तरीके से किया था? जब मैं अपने प्रारंभिक शिक्षा के बाद जब माध्यमिक शिक्षा में आया, कक्षा 9 से 12 तक की बात है, उच्च माध्यमिक शिक्षा में, तो वहां पर जब मैं भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से जब मैं थक जाता था, तो आनंद के लिए मैं हिंदी साहित्य पढ़ा करता था। उसमें मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियां हो गई, महादेवी वर्मा जी की कविताएं हो गई, और जयशंकर प्रसाद जी की कहानियां हो गई, रामधारी सिंह दिनकर जी की कविताएं हो गई। वो उन जैसे कि रामधारी सिंह दिनकर और जयशंकर प्रसाद जी के शब्द देखिए, कितने क्लिष्ट शब्द होते थे। तो वहां से जो है साहित्यिक शब्द, वहीं से शब्द आते हैं, तो मैं सबसे ज्यादा तो आभार उन्हीं लोगों को दूंगा क्योंकि उन्हीं के शब्द हैं। जी सही बात है सर। आज क्योंकि उन सबकी जो रचनाएं हुई हैं बहुत पहले हुई है, किंतु आज भी समाज में उनके एक एक पंक्तियां चरितार्थ होते हैं। आज भी उनकी पंक्तियों का जो भाव है, कहने का जो तरीका है, वो सारे भाव आज समाज में देखने को मिलते हैं। तो चूंकि वो महान कवि और साहित्यकार रहे हैं और आपकी जो प्रेरणा का स्रोत रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने भी उन्हें अपने कविताओं में उतारा है, उनके भावों को उतारा है। तो आपकी जो कलम की ताकत मिली, आपको जो कलम की ये ताकत मिली है, इस आपके कलम पर मैं दो पंक्तियां जरूर कहना चाहूंगा कि कलम की गर्जना कड़कती रहेगी, कलम की गर्जना कड़कती रहेगी, कलमों की कीमत रही है रहेगी, बनी स्याही आंसू गिरी कागजों पर, वही दुख की दरिया समंदर लिखेगी, वही दुख की दरिया समंदर लिखेगी। बहुत ही अच्छे तरीके से सर आपने साहित्य में कविता 2000 जो स्थान रखा। जी 2014 में एक कविता लिखने की कोशिश की थी, और आप इशारे इशारों में समझ जाएंगे इसका आशय क्या है। कि ये कविता मैं पूरी पढ़ना चाहूंगा क्योंकि अधूरी कविता ये मेरे ख्याल से पढ़ना बेईमानी होगी। तो विभिन्नता के देश में अखंडता की आरती है, गा रहा गरजता हुआ सपूत भारती। सुन के शत्रुओं के सीने कांपने लगे, प्रचंडता लिए हुए जो आ रहा महारथी। साहसी अदम्य छील सम्य से, साहसी अदम्य सील छम्य से भरा चैतन्य, भय नहीं तनिक की राह में घना अरण्य है। अधन्य है धरा की पूर्ण आत्मा की माँ अनन्य, सूरवीर सा प्रवीण दम्भ में नगण्य है। जिद्द जो प्रसिद्ध है ये सिद्ध की प्रबुद्ध है, चित्त से विशुद्ध और युद्ध के विरुद्ध है। काल सी प्रवृत्ति है, सशक्त है समृद्ध है, राष्ट्र का जो भक्त और कर्म युक्त व्यक्ति है। जो सर्वहित को सार दे न चित्त से है स्वार्थी, उसे ही आज गर्व से वसुंधरा पुकारती। विभिन्नता के देश में अखंडता की आरती, है गा रहा गरजता हुआ सपूत भारती। सत्य है ये तथ्य है कि निष्कलंक कृत्य है, ज्ञान कुंभ अमृतम से ओत प्रोत लक्ष्य है विशिष्ट वर्तमान भव्यतम भविष्य है, किंतु बोध न्यूनतम यथा व्यथा अवश्य है। स्थिति परिस्थिति के रथ पे जो सवार है, जो शुद्ध बुद्ध है समर्थ है समय का सारथी, उसे ही आज गर्व से वसुंधरा पुकारती। विभिन्नता के देश में अखंडता की आरती, है गा रहा गरजता हुआ सपूत भारती। बहुत सुंदर सब। वास्तव में जो ओजपूर्ण कविता आपने पढ़ी, अगर आपको मंच मिले और इसको पढ़ना पड़े तो मैं समझता हूँ आप 4 चांद लगा देंगे मंच पर। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर शब्दों का प्रयोग आपने किया। प्रबुद्ध, शुद्ध, वसुंधरा जैसे शब्दों का जो आपने प्रयोग किया है, वास्तव में 4 चांद लग जाते हैं आपकी कविताओं में। बहुत ही अच्छा। और सर मैंने आपके कविताओं में अक्सर देश प्रेम
लिए हुए सामाजिक भावना, सामाजिक त्रुटियां, रूढ़ियां जो समाज में आज के समय में व्याप्त है, अक्सर आपके कविताओं में पाए जाते हैं। और समाज से जुड़ी ज्यादा कविताएं आपको आपके पढ़ने को मिलते हैं। तो मैं चाहता हूं सर, कोई इस प्रकार से कविता आप अपनी सुनाया जाए जो जी, कि मैं समाज बेटी को पर एक अलग नई दिशा दे। जी, मैं बेटी पर 4 पंक्तियाँ में एक कविता है हमारी पूरी, उसकी 4 पंक्तियाँ वहाँ से उठाकर सुनाना चाहता हूँ कि इस समूचे संसार का ये अकेले बोझ ढोती है। ये ये धरती माँ है, ये भी किसी की बेटी है। सच तो यह है कि हम बोझ हैं एक बेटी पर, नासमझ लोग कहते हैं कि बेटी बोझ होती है। वाह, बहुत सुंदर सर। और वास्तव में आज के समाज में बेटियां जन्म लेती हैं जिस माँ के कोख से, वो घर, वो परिवार, कभी कभी तो जन्म देने वाली माँ भी दबाव सा महसूस करती है। अब वो चाहे बिल्कुल, सामाजिक परिवेश रहा हो, या फिर ये उनकी शादी विवाह दहेज से लेके बात रहता हो, जो भी समस्याओं हो, कुछ तो कुछ न समस्याएं हैं जरूर। किंतु बेटी का जन्म होना एक अपराध सी लगती है लोगों में, आज के समाज में। किंतु बहुत सारे सुधार हो रहे हैं, काफी लोग समझदार इस मामले में हो रहे हैं कि बेटियों को वह स्थान मिल रहा है जो एक बेटे को मिलना चाहिए। तो निसंदेह। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे तरीके से कि आपने कविता रखी। और मैं एक लाइन कहना चाहूंगा कि ये बेटियां अपने निसंदेह। मन में बहुत सारे सपने को दबाए रखती हैं, जीवन व्यतीत कर देती हैं। जैसे कि वो अक्सर सोचा करते हैं कि बेटी हूं अपराध नहीं हूं, मैं बेटी हूं अपराध नहीं हूं, कब तक मन की मार सहूं मैं। इस प्रकार की अपने मन की मार वो सहती हैं, और वास्तव में वो अपनी वेदना को व्यक्त करती हैं कि मैं अपराध नहीं हूं, मैं भी एक बेटे जैसा ही आपके कोख से जन्मी है। वास्तव में आपकी जो रचनाएं रही एक समाज को एक नई दिशा देती है। हमें बेटियों का सम्मान करना चाहिए। तो मैं सर आपसे एक बात और जानना चाहूंगा कि जी, आप अपनी कविताओं के माध्यम से समाज को क्या देना चाहते हैं, मैं समाज कैसी में समाज फैली की रचना आप करना चाहते हैं? मैं समाज में जो फैली कुरीतियां हैं उनको उजागर करके समाज को सही मार्ग पर सही और समाज को सही रास्ता चुनने के लिए प्रेरित करता रहूं। समाज कभी कभी सो जाता है। हम बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब भी हमें हमें पूर्ण आज़ादी मिलती है तो हमारे अंदर का वही जानवर जाग जाता है जो सब कुछ अपने आप में समेट लेना चाहता है। तो मैं जगाना चाहता हूँ लोगों को, जो लोग सो चुके हैं, वो सामाजिक कुरीतियाँ। अब अगर जो आप देखेंगे कि हमारे मणिपुर में जो कृत्य हुआ कितना निंदनीय है, ये सभ्य समाज का कृत्य नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं हम सुसुप्त हो चुके हैं। तो समय समय पर लोग जगाते आए हैं, कबीर जगाते रहे, तुलसी जी जगाते रहे, रहीम जगाते रहे, समय समय पर लोगों की जरूरत पड़ी। और बड़े बड़े विद्वान आज की तिथि में भी जो हैं बहुत बड़े बड़ी रचनाएं कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं। हमारा भी उसमें शायद तिल मात्र कोई सहयोग रहे। जी। मैं सर सम, आपसे आपसे मैं एक और कविता सुनना चाहूंगा। आप अपने मन से जो आपको अच्छा लगे आप आ, प्रश्न। जी, ये कविता की 4 पंक्तियां सुनाऊंगा कि कुछ दोस्त हमारे दुश्मन से, कुछ दुश्मन दोस्त सरीखे हैं, कितने ही होंगे छद्म रूप, हमने तो कुछ ही देखे हैं। अब लोगों के व्यवहारों में कितना बाजार समा बैठा, भौतिकता के इस दौर में अपनापन संसार लुटा बैठा। निश्चित ही किसी दिन तुमको भी ऐसा एहसास हुआ होगा कि दिल तोड़ा होगा उसने ही जिस पे विश्वास हुआ होगा। ऐसे इन मुश्किल लम्हों में कितने ही मरमर जीते हैं, जीने के होंगे ढंग बहुत, हमने तो कुछ ही सीखे हैं। कुछ दोस्त हमारे दुश्मन से, कुछ दुश्मन दोस्त शरीक हैं। बहुत सुंदर सर। वास्तव में आपकी कविताओं की जो पंक्तियां होती हैं,
हर एक पंक्तियों के अपने मायने होते हैं और प्रेरणार्थक होते हैं। क्या सर आपकी कोई पुस्तक इस समय प्रकाशित हो चुकी है? यदि हो चुकी नहीं, है तो अभी तक दर्शकों को कोई बताने। नहीं, अभी तक कोई पुस्तक हमने प्रकाशित नहीं करवाई है, लेकिन संभवतः निकट भविष्य में 2 पुस्तकें जो हैं प्रकाशित होने की राह पर है। मुझे आशा और सर। उनका शीर्षक भी हमने रखा है कि अधूरी अभिव्यक्ति। जैसा कि मेरा विश्वास है कि कोई भी शाखा, चाहे वो पद्य हो या गद्य हो, किसी भी घटना विशेष या किसी भी भावनात्मक रिश्ते को या घटना को पूर्ण रूप से जो है उसे परिभाषित नहीं कर सकता है। इसीलिए समय, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर जो विषय प्रेम ही रखें, प्रेम पे लाखों कविताएं लिखी गई और लाखों लिखी जा रही हैं और अनगिनत कविताएं लिखी जाएंगी, और तब भी ये प्रेम जो है अधूरा ही अपरिभाषित रहेगा। बिल्कुल 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 सर, वास्तव में भावनाएं और विचार इनकी कोई सीमा नहीं होती है। ये जैसे जैसे समय बदलता है, समय आता है जाता है, उसी प्रकार से नए विचार नई भावनाएं उत्पन्न होती रहती हैं, आती जाती रहती हैं। वास्तव में आपके जो आपने ये शीर्षक रखने का प्रयास किया, बहुत ही अच्छा रखा और इसमें बड़ा भावनाएं भरी हुई है। वास्तव में आपकी कविताओं पढ़ने से पहले ही, पुस्तक का टाइटल शीर्षक पढ़ने से ही कुछ न कुछ आदमी को खींच ले जाएगा अंदर की ओर। तो बहुत ही सुंदर आपने सोचा सर, और मैं आशा करता हूँ आपकी जल्दी ये पुस्तक प्रकाशित होगी। एक छोटी सी कविता है, उसका शीर्षक है मैं एक कवि हूँ। तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ने की इजाजत चाहूंगा। मैं एक कवि हूँ, एहसासों से भरा हुआ एक व्यक्ति हूँ। मैं एक कवि हूँ, एहसासों से भरा हुआ एक व्यक्ति हूँ। मैं तुम सबकी पीड़ा की एक नन्ही सी अभिव्यक्ति हूँ। मैं तुम सबकी पीड़ा की एक नन्ही सी अभिव्यक्ति हूँ कि जीवन में आशाएं भरकर जीवन को परिभाषा दूं। अधरों को मीठे स्वर देकर नयनों को मैं भाषा दूं। दुर्गम पथ पे चलना सीखूं, हर मुश्किल आसान करूं। स्वयं सशक्त बनूं इतना कि सपनों में सुल्तान भरूं। मैं दुर्बलता के क्षण क्षण की घोर विरोधी शक्ति हूं। मैं एक कवि हूं, एहसासों से भरा हुआ एक व्यक्ति हूं। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। और आपके इस कविता के सम्मान में मैं चाहता हूँ कि मैं भी छोटा सा एक कविता स्वागत है। हाँ तो प्रस्तुत करूंगा। जी, मैंने भी इस कविता का शीर्षक दिया है कर्म करता चल। आपके इस उत्तेजना और जो कार्य करने की ललक है, लगन है, इस पर मैं 2 पंक्तियां रखता हूँ। शीर्षक मैंने दिया है कि कर्म करता चल बटोही, कर्म करता चल बटोही, कर्म करता चल। राह में कांटे मिले तो, राह में कांटे मिले तो ध्यान देकर चल। कर्म करता चल बटोही, कर्म करता चल। जिंदगी के इस सफर में, जिंदगी के इस सफर में कष्ट है हर पल, फूल भी कांटों में खिलते ये समझ कर चल। कर्म करता चल बटोही, कर्म करता चल। कर्म करता चल बटोही, कर्म करता। देख कर कांटे कभी भी, देख कर कांटे कभी भी ना समझ निर्बल। दुख देते हैं हर किसी को जिंदगी में बल। कर्म करता चल बटोही, कर्म करता चल। तो ये मैंने आपके इस सुंदर सी कविता को सुनकर याद आ गया, 2 पंक्तियां मैंने भी रखा। सर मैं, क्योंकि आप एक अच्छे साहित्यकार हैं, आपको साहित्यिक शब्दों का, साहित्यिक नियमों का आपको अच्छा सा ज्ञान है। मैं आपसे थोड़ा सा और अपने दर्शकों तक जानकारी पहुंचाना चाहूंगा कि आपने समाज को जगाने का, समाज को एक नई दिशा और दशा देने का माध्यम कविता ही क्यों चुना? मुझे ऐसा लगता है कि कविताएं जो हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर जो किसी नोबेल laureate को भारत में बुलाया जाए, तो आप जो है 200-300 लोगों को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
लेकिन वही किसी बॉलीवुड के स्टार को बुला लीजिए या किसी कॉमेडियन को बुला लीजिए या किसी गायक को बुला लीजिए, तो देखिए भीड़ बेशुमार इकट्ठा हो जाती है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो कविताएं हैं, जो काव्य रूप की विधा है, वो दिमाग से होते हुए हृदय में बहुत जल्दी उतर जाती है, या यूं कहें हृदय से होते हुए दिमाग में जल्दी उतर जाती है। इसीलिए ये रास्ता चुना। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर, आप समझ आपने, क्योंकि कविताएं में लय तुकान तो होते हैं जो कि गीत के माध्यम से या एक लय के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, तो ये थोड़ा सा रुचिकर बन जाता है। और एक चीज और मैं समझता हूँ, जैसा कि आपने अभी कहा कि कविताओं के माध्यम से छोटे छोटे पंक्तियों में, छोटे छोटे भाव में हम ढेर सारी बातें कर जाते हैं। जी इसलिए वास्तव में आपका जो चुनाव रहा वास्तव में बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा रहा। और कविता का स्थान तो स्वतंत्रता से लेकर के आज तक कविता मरी नहीं है, और इसीलिए कविता कभी मरती भी नहीं है। कविताएं आज है और रहेगी। इतिहास में देखा जाए तो बहुत बहुत सारी क्रांतियों का प्रतीक रही हैं कविताएं। बड़ी बड़ी क्रांतियां जो है कविताओं के माध्यम से। मैं एक छोटी सी कविता जरूर पढ़ना चाहूंगा यहाँ पे। जो आजकल जो दिखता है या पहले भी ऐसा देखने को मिला है, उस पर एक छोटा सा रोष व्यक्त किया है इस कविता के माध्यम से, अगर इजाजत हो तो पढ़ने की। जी। सुना है इस शहर में जिस्म बिकते हैं, जरूरत के हिसाब से हर किस्म के मिलते हैं, काले सांवले गोरे भूरे नाटे लंबे मर्द बच्चे औरत बच्चियां, तरह तरह के रंगों और सांचों की कद काठी वाली खूबियां, बस हर एक की कीमत अलग अलग है। आपके पास पैसे हैं तो आपका सब कुछ है, ये अफसर ये दफ्तर ये अदालत ये इमारत सब कुछ। जी हाँ, सच सुना, सब कुछ। सुना है इस शहर में शब्द भी बिकते हैं, कलम की रंगीन स्याही भी बिकती है, अच्छाई भी बिकती है बुराई भी बिकती है, खुलेआम परियों की अंगड़ाई भी बिकती है, बस जरूरतमंदों की जरूरत का फायदा उठाया जाता है और फिर हमें ही कानून कायदा सिखाया जाता है। बाजारों का चलन ही कुछ ऐसा है जो हमेशा से चले आए हैं, संभवतः मानव सभ्यता के पहले चरण से, और अब तो इन बाजारों में सब कुछ मिलता है, ज्ञान संस्कार भक्ति अभिनय ईमान मोहब्बत और जाने क्या क्या। बहुत सुंदर सर, वास्तव में आपने छोटे से शब्दों में बहुत कुछ कह डाला सर। आज का समाज जिस दिशा में चल रहा है, और आपने जो अपने कविता के माध्यम से समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया, मैं समझता हूँ ये पंक्तियां आज के समाज के लिए बड़ा प्रभावकारी है। और मैं आशा करता हूँ आज के इस मंच के माध्यम से, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके इन कविताओं को सुन करके समाज को जरूर बहुत कुछ सीख मिलेगी। और आपकी इसी सुंदर कविता पर मैं दो पंक्तियां जरूर कहना चाहूंगा। स्वागत। कि हम जीत में तेरे साथ थे, हार में तेरे साथ हैं। हम जीत में तेरे साथ थे, हार में तेरे साथ है। तन्हा ठगा आज खड़ा हूं, हाथ पर रखकर हाथ है, हाथ पर रखकर हाथ है। बहुत क्या समझूं मैं किसको अपना, क्या समझूं मैं किसको अपना, होता ना विश्वास है। अब क्या होगा सोच रहा हूं, लगता कोई न पास है, लगता कोई न पास है। वास्तव में आज बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। तो इसी क्रम में सर मैं आपका एक बहुत प्रसिद्ध कविता, क्योंकि ये कविता आपने स्वतंत्रता दिवस पर गाई थी, मैंने सुना था, मैंने देखा भी था, और आपकी ये कविता बहुत ज्यादा लाइक की गई, शेयर किया गया, लोगों में काफी प्रसिद्धि बनाई ये कविता। तो मैं सर चाहता हूँ वो कविता हमारे दर्शकों तक तो आज पुनः एक बार पहुंचे। ठीक है, कोशिश करता हूँ। ये जो आजादी का मुख्य त्योहार है, सच कहूँ लंबे संघर्ष का सार है।
पुष्प उनको समर्पित सलामी, उन्हें मरने मिटने का भय था न आया जिन्हें, उन शहीदों के कदमों की रफ्तार है, ये जो आजादी का मुख्य त्योहार है। भ्रष्ट बेईमानों और मुफ्तखोरों का ये, दुष्विचारों दलालों व चोरों का ये, झूठे मक्कारों गद्दारों घपलों का ये, जंगो दंगो दरिंदों के मसलों का ये, दरअसल सर्वसम्मत बहिष्कार है, ये जो आजादी का मुख्य त्योहार है। राष्ट्रहित में हो हर एक अपना कदम, स्वार्थ से हो परे अपना हर एक कर्म, देश अपना है ये इसके होकर जिए, खुद भी बेहतर बने और बेहतर करें, ऐसी सोचो व सपनों का विस्तार है, ये जो आजादी का मुख्य त्योहार है। सब समझते हैं सब जो समझदार हैं, कुछ जो कर्तव्य हैं, कुछ जो अधिकार हैं, कृत्य ऐसे जो अवरुद्ध कर दे हृदय, सभ्यताएं की जिनसे शर्मसार है, ऐसे हर कृत्य का शुद्ध प्रतिकार है, ये जो आजादी का मुख्य त्योहार है। और आखिरी बंद, गंदगी तो किसी विष से कम है नहीं, जिस धरा पे है हम स्वच्छ है क्यों नहीं, इससे पहले कि आए कोई आपदा, क्यों न दिन हो समर्पित जरा आज का, हर किसी से धरा की ये दरकार है, ये जो आजादी का मुख्य त्योहार है। और अंतिम बंद कि हिंदू मुस्लिम हो या सिख ईसाई, यहाँ रोज नफरत की पाटे जो खाई, यहाँ जो मोहब्बत का जन जन में पैगाम दे, मुस्कुराती सुबह खुशनुमा शाम दे, ऐसे लोगों को राष्ट्रीय नमस्कार है, ये जो आजादी का मुख्य त्योहार है, ये जो आजादी का मुख्य त्योहार है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे तरीके से सर आपकी प्रस्तुति रही। बहुत ही मार्मिक तरीके से आपने अपनी प्रस्तुति दी और आपका जो स्वतंत्रता दिवस पर, आजादी पर आपकी जो प्रस्तुति रही, वास्तव में ये अविस्मरणीय है, भुलाया नहीं जा सकता। जिन शब्दों का प्रयोग, जिस तरीके से आपने इसको प्रस्तुत किया, बहुत ही अच्छा रहा सर, बहुत ही सुंदर। और आपकी इस छोटी सी रचना के सम्मान में मैं जरूर ये पंक्तियां, क्योंकि रोक नहीं पा रहा हूँ, कहना जरूर चाहूंगा कि दे सको तो अहिंसा का विश्वास दो, दे सको तो अहिंसा का विश्वास दो, आज गांधी को माला नहीं चाहिए, दे सको तो अहिंसा का विश्वास दो, आज गांधी को माला नहीं चाहिए, भूख की कामना है मिले रोटियां, मद भरा कोई प्याला नहीं चाहिए, मद भरा कोई। हमारी कविताएं और हमारी सोच जो है हमेशा हिंसा के विरुद्ध रही हैं। हिंसा वो कैसी भी हो, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो या वैचारिक हो, मैंने किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं किया। मुझे एक याद, छोटी सी गजल याद आ रही है। एक दंगा हुआ था भारत देश के किसी कोने में। इशारों इशारों में बात कहता हूँ, मैं कविता में किसी चीज को चिन्हित नहीं करता और समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। तो 4 पंक्तियां पढ़ने की आपसे जो है अनुमति चाहूंगा। बिल्कुल स्वागत है सर। शहर में रौनक थी कल तक, आज बस खामोशियां हैं, सिलसिले हैं सिसकियों के, जल रहे अब आसियां हैं, कल तलक जिसके चमन सब रात दिन गुलजार थे, आज घर आंगन में उसके
खून के मिलते निशा हैं। अब तलक मशहूर था यूं ये शहर तहजीब का, और अब बस्ती में बिखरी माँ बहन की चूड़ियां हैं। मैं आखिरी 4 पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा, ये लंबी गजल है थोड़ी। कि किस कदर है खौफ खाए लोग अपने ही घरों में, खुशहाल था हर घर यहाँ, अब हर तरफ बर्बादियां हैं। क्यों है फैली आग का शोला है बनकर नफरतें, हर तरफ बरपा कहर है, क्या रही मजबूरियां हैं। और अंतिम एक प्रश्न है 2 पंक्तियों में कि मायने मंदिर के क्या हैं, क्या है मकसद मस्जिदों का, दरमिया लोगों के अब तक बढ़ रही बस दूरियां हैं, दरमिया लोगों के अब तक बढ़ रही बस दूरियां हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर। और हम लोग आज आपकी कविताओं का आनंद ले रहे हैं, और हम और हमारे सभी दर्शक आपके इन पढ़ी गई कविताओं का जरूर अपने जीवन में उतारने का कष्ट करेंगे, जरूर प्रयास करेंगे कि आपकी हर एक पंक्तियां हम लोगों के जीवन में सार्थक हो। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी रही आपकी ये कविताएं। और इसी क्रम में मैं जो अपने घर से लोग जो लोग बाहर रहते हैं, नौकरी जी पेशा करते हैं या व्यवसाय करते हैं, उनके लिए जो है कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा। शायद इन पंक्तियों से लोग अपने आप को जोड़ पाएं। बाहर रहने पे किन किन चीजों का सामना करना पड़ता है, उसको मैं व्यक्त करने की कोशिश कर बिल्कुल रहा हूँ। बिल्कुल स्वागत। कि इतना भी आसान नहीं है घर से बाहर रह पाना, आती जाती हर मुश्किल को सबसे जाहिर कर पाना। जब भी हफ्ते 2 हफ्ते में घर से बातें होती हैं, फीकी सी मुस्कान लिए तब नम ये आंखें होती हैं। इधर उधर की बातें करके प्रश्न टाल मैं देता हूँ, किसी बहाने घर में सबके हाल चाल मैं लेता हूँ। कह देता हूँ अच्छा हूँ मैं, कहो भला तुम कैसे हो, बदले बदले हो थोड़ा सा या फिर पहले जैसे हो। सभी शिकायत करते हैं कि याद नहीं करता हूँ मैं, कभी शिकायत करते हैं कि बात नहीं करता हूँ मैं। अब कैसे उनको बतलाऊं कि घुट घुट कर मैं जीता हूँ, छल कपट झूठ वाली दुनिया से कैसे रोज निपटता हूँ। घुटन भरी सांसों से जब जब विकट अकेलापन लिपटा, देखा है तब तब आंखों से एक सागर का बह जाना। इतना भी आसान नहीं है घर से बाहर रह पाना। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। और आपकी ये जो रचना रही, वास्तव में आज दो रोटी दो रोटी के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए जो बाहर निकले हुए हैं, किन परिस्थितियों का सामना करके रोजी रोटी जुटा पा रहे हैं, वास्तव में बड़ा कठिन कार्य है। और इस कठिनाई को आपने जिस प्रकार, जिस सहजता से, जिस सरलता से आपने अपने पंक्तियों में उतारा, वास्तव में सराहनीय है, बहुत ही अच्छा रहा। और मैं आशा इसमें करता हूँ मुझे कि मैं पूरा आशा करता हूँ विश्वास है जी। हर जी मुझे व्यक्ति को हर व्यक्ति को ये आपकी रचना जरूर सुननी चाहिए। जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? स्वागत सर। जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये निश्चित है कि अपने जीवन में खुशियाँ लाने के लिए, रोजी-रोटी कमाने के लिए लोग घर से निकलते हैं, लेकिन एक पड़ाव ज़रूर आता है। तब वो सोचते हैं कि पैसा तो बहुत कमा लिया, और वो घर, वो गाँव, गाँव की वो हर एक चीज़, गाँव के वो रिश्ते, सब चीज़ें याद आती हैं। तो अगली पंक्ति में मैं कहना चाह रहा हूँ कि बंद में कि कमरे की 4 दीवारें केवल खुलकर बातें करती हैं, कुछ घंटों की रातें मुझको बरसों जैसी लगती हैं। तकनीकी वाली ये दुनिया कितनी तनहा रहती है, क्यों सांसों की कड़ी कड़ी हर 100 कर्जों सी लगती है। गुजरे लम्हों की बस्ती में अनगिनत कहानी किस्से हैं, और न जाने उसमें कितने सिर्फ हमारे हिस्से हैं। बचपन के अल्हड़पन से अब याद बहुत कुछ आता है, 2 पैसों के चक्कर में बस कितना कुछ लुट जाता है। घर से निकला था मंजिल को पाने की एक जिद लेकर, रास्ते में 100 बार है होता धक्का खाकर गिर जाना। इतना भी आसान नहीं है घर से बाहर रह पाना। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। और मैं
समय, क्योंकि समय की रफ्तार को कौन रोक सकता है। वास्तव में आपने जिस प्रकार से अपनी पंक्तियों को रखा, बड़ा सराहनीय है। और मैं इसी क्रम आपने रफ्तार की बात की तो दो पंक्तियां याद आ गई कि जी बिल्कुल सर। गति बढ़ाता हूँ तो अपने छूट जाते हैं, साथ चलता हूँ तो सपने टूट जाते हैं, इस दौर में किसी और को हम क्या कहें, हम सफर साए भी हमसे रूठ जाते हैं। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। और इसी क्रम में मैं आपसे और कुछ रचनाएं सुनना चाहूंगा, जिससे कि आपकी रचनाएं जरूर दर्शक तक पहुंचे और प्रभाव पड़े उसका। तो स्वागत सर, एक और रचना कीजिए। एक वानगी के तौर पे चार पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा एक कविता की कि हो रहा है क्या यहाँ, किसको रहा ये होश है, क्यों जमाना एक जमाने से बड़ा खामोश है, जी रहे हैं लोग जाने कैसे कैसे किस तरह, फासले इतने बढ़े जो इसमें किसका दोष है, कब तलक आखिर रहेंगे लोग होकर बेखबर, लोग हैं खुदगर्ज कितने बस यही अफसोस है, हो रहा है क्या यहाँ, किसको रहा ये होश है, क्यों जमाना एक वाह, जमाने से बड़ा खामोश है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर। और सर मैंने सुना है कि आप एक अच्छे कवि के साथ साथ एक शायर भी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी कुछ शायरी भी हो जाए चलते चलते आज के इस मंच से। तो स्वागत करता हूँ सर शायरी। मैं अपनी गजलों के कुछ एक शेर जो है सुनाने की कोशिश करूंगा, इधर उधर से हर एक गजल से एक आध शेर लूंगा कि वो तब भी गरीब था और अब भी गरीब है, वो तब भी गरीब जी था और अब भी गरीब है, तब दौलत ठीक की है। कमी थी अब मोहब्बत की कमी है। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, वाह वाह वाह। एक और शेर याद आ रहा है कि काश जिंदगी ये किसी तालीम का हिस्सा होती, काश जिंदगी ये किसी तालीम का हिस्सा होती, कम से कम इम्तिहान की तारीख तो पता होती, और जी जी नामुमकिन है माँ बाप का कोई कर्ज चुका पाना, नामुमकिन है माँ बाप का कोई कर्ज चुका पाना, कम से कम किसी कर्ज की एक किस्त तो अदा होती। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर। और इस सुंदर सी शायरी के साथ आज बहुत ही सुहावना और सुंदर वक्त है। मैंने अभी अभी आपसे ही जाना कि आप क्योंकि साहित्य विज्ञान के छात्र रहे हैं और साहित्य में भी आपका विशेष स्थान रहा है, तो विज्ञान से संबंधित यदि कोई आपने अपनी कविताओं में कोई रचना किया है, तो मैं चाहता हूँ कि आज के युवा छात्रों में आपकी रचनाएं पहुंचे और उनको भी एक नई दिशा और दशा मिले। विज्ञान से संबंधित कोई कविता हो या कुछ पंक्तियां हो। जी जी, मुझे लगता है उस क्षेत्र में जो है एक अलग से एक एपिसोड भी बनाया जा सकता है, उस पे चर्चा की जा सकती है। मुझे याद है पिछले 5 सालों में जो हमने न्यूटन्स के जो गति के नियम है न्यूटन के, वहां से शुरुआत की और आज हमारे पास हिग्स मैकेनिज्म जैसी जो है थ्योरी के शेर व शायरी की फॉर्म में बदलने की कोशिश की है। वानगी के तौर पे मैं परावर्तन का नियम में बताना चाहूंगा, जो कि छोटे क्लासों में भी होती है, छोटे कक्षाओं में भी होती है कि सतह पर खड़ी लकीर से रुखों को बराबर रखकर, वाह सतह मीन्स प्लेन, लकीर मीन्स अभिलंब, नॉर्मल टू द सरफेस, कि सतह पर खड़ी लकीर से रुखों मीन्स डायरेक्शंस एंगल्स, रुखों को बराबर रखकर है रोशनी का आना आना जाना आईने का जिस्म छूकर। तो ये परावर्तन का नियम है वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, और जो कि बहुत बहुत। प्रसिद्ध नियम है कि ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत, कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, बस एक रूप से दूसरे रूप में जो है वो रूपांतरित होती रहती है। तो उसको लिखा कि न वो आबाद होती है न वो बर्बाद होती है, बदल कर सूरतें अपनी नया एहसास होती है। तो ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत रहा।
बहुत सुंदर सर। क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण है, अक्सर साहित्य समाज की बात करता है, किंतु आपने समाज में एक उभरते आगे आते हुए छात्रों से संबंधित रचनाएं की, और वास्तव में आपकी ये रचना ये कोई भी छात्र पढ़ता है तो मैं समझता हूँ जीवन में वह इस नियम इस सिद्धांत को कभी भूल नहीं सकता। तो छात्र वर्ग जरूर आप इस रचना को सुने। जी सर। जैसा कि आपने देखा होगा ग्रीक लेटर्स होते हैं, ग्रीक वर्ण, उसमें अल्फा बीटा गामा इस तरीके के जो उसमें है 24 अल्फाबेट हैं उसमें। तो मैंने उनको लयबद्ध करने की कोशिश की और मैं अक्सर ऐसे पढ़ता हूँ, योम अल्फाय बीटाय गामस्य एप्सिलॉन म्यू डेल्टा फाई साई चाई झाई ओमिक्रॉन कप्पाय लैम्डा सिगमस्य टाउ रोजीटा आयोटस्य थीटायनम पाई एप्सिलोन सर्वम विज्ञानम ईटायनम। तो ये मंत्र का रूप देने की कोशिश की और इस तरीके से 24 जो ग्रीक वर्ण है वो एकत्रित हो जाते हैं। जी जी जी, बहुत सुंदर सर। वास्तव में आपने सिद्ध किया है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। वास्तव में आपने सिद्ध कर दिया कि साहित्य हर जगह सूर्य के किरणों की भांति पहुंच सकता है। मुझे पता नहीं बहुत ही क्यों अंतरात्मा से ऐसा लगता है, कोई भी विषय कितना भी जटिल विषय क्यों ना हो, मुझे लगता है उसे सरल भाषा में काव्य रूप में जरूर ही परिवर्तित किया जा सकता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। और बहुत ही सुंदर तरीके से आपने विज्ञान के सिद्धांतों को कविता का रूप दिया। मैं समझता हूँ कि हर छात्र को यह वीडियो या कार्यक्रम जरूर सुनना और देखना चाहिए। एक अच्छी प्रेरणा आपको सुनकर एक अच्छी प्रेरणा मिलेगी लोगों को। तो बहुत ही अच्छा लगा सर आज के इस कार्यक्रम में आपसे मिलकर, आपको सुनकर। और मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि आपकी इस विचारों को सुनकर समाज को वास्तव में एक नई दिशा और दशा मिलेगी, और कविता का महत्व साहित्य में एक विशेष स्थान रखेगा। ये आपको सुनकर ज्ञान मिलेगा। तो वास्तव में आज की जो हम कार्यक्रम में आपने समय दिया ये बहुत ही सराहनीय, और इसके लिए मैं आपको आभार व्यक्त करता हूँ। और इसी तरीके से होने वाले आने वाले कार्यक्रम में पुनः हम अपने दर्शकों के बीच आपका कविता आपकी कविता आपकी रचनाएं आपके विचार पुनः फिर से पहुंचाने का कार्य जरूर करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं और अपने दर्शकों से भी विदा लेते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बहुत हमारा बहुत बहुत धन्यवाद, और श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। और ये हमारा सौभाग्य रहा कि आज इस मंच पर हमको मौका मिला। ये बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।